हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा सारिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले इस चैप्टर अर्थात सारिक पर आधारित हमने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं आप लोगों ने उन दोनों के दोनों लेक्चर्स को जरूर से जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके ये लेक्चर आपको कम समझ में आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसी के बिहाफ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सारिकों के मुख्य गुणधर्म। जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी कुछ स्पेशल एंड बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं, और उस मेथड से उन प्रॉपर्टीज का यूज करने से सारिक की वैल्यू को फाइंड करना काफी ज्यादा आसान होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर तक हमने आपके साथ डिस्कस किया कि वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, वो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। वहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि आप लोग उसका प्रसार करते हैं और प्रसार कर उसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सारिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करें, तो उन प्रॉपर्टीज के यूज से जो हमारे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस होंगे बिना प्रसार किए भी उनका मान ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम लोग सारिक के मुख्य गुणधर्मों को सीखें। तो आज के इस लेक्चर में हम सारिकों के मुख्य गुणधर्मों को आपको सिखाने वाले हैं, साथ ही साथ हम उनका प्रयोग करके कैसे सारिक की वैल्यू को फाइंड करते हैं वो भी हम आज के इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, खूब ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज, वीडियो के लाइव चैट में अगर जिन बच्चों ने भी प्रेजेंट के अतिरिक्त कुछ और लिखा, उन सभी को आज मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं। मजबूरी में मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सभी के सभी लोग लाइव चैट में केवल प्रेजेंट लिखेंगे, उसके बाद खुद से लाइव चैट ऑफ करिए, केवल आप लेक्चर पे कंसंट्रेट करिए। कौन क्या कह रहा है, इग्नोर इट माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसको देखिए ही मत। एक बार आपको लाइव चैट ऑन करना है, उसमें आपको प्रेजेंट सर लिख देना है, आपका काम खत्म हो गया। कौन क्या कर रहा है, क्या मतलब है। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं होंगे तो बातचीत नहीं होगी। प्लीज 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 मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा सपोर्ट करिए। इस तरीके से आप लोग अगर क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होगा और आपके लिए भी बहुत बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक को मिस करिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। 10 गुण यहाँ पे बताएंगे, 10 के 10 गुण को आप खूब ध्यान से समझिएगा। बेसिकली 9 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन 10 की 10 मैं आपको बताऊंगा। एक एक प्रॉपर्टी को आप सुनिएगा, समझिएगा और उसको नोट अपनी कॉपी में करिएगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, मैं ऐसे बोलूंगा प्रॉपर्टीज को, उनको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सारिकों के गुणधर्म। सारिक माने सर क्या होता है, डिटर्मिनेंट। सारिकों के मुख्य गुणधर्म ठीक है। मुख्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं ये हम लोग सीखेंगे, जिसको बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल या बेसिक कह सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट्स हम लोग वहां पर प्रूफ करते हैं और फाइंड करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी है गुण नंबर 1, आप लोग डाल के लिखिएगा। यदि किसी लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, परस्पर उसका विनिमय कर दिया जाए, तो सारिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए a इक्वल टू आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया है और वो है 2 4 7, ठीक है, 5 1 2 1 2 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो मॉड ए इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए डेल्टा आएगा।
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज कर लीजिए डेल्टा आएगी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो, ठीक है। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, मैं केवल इतना बोल रहा हूं कि डियर स्टूडेंट्स अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज कर लीजिए डेल्टा आती है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कहा जा रहा है कि ये चीज जो आपको दिख रही है अगर हम इसको चेंज कर दें और इसका नाम बी रख दें और ये डिटर्मिनेंट का साइन बनाइएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बी का बन गया है, यहाँ पर देखिएगा 2 4 7 डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, और 5 1 2 इसको चेंज करना है हमें। देखिए चेंज करने का मतलब मैंने गुड बताया कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में। जैसे ये पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना लो, 2 5 1, दूसरी पंक्ति है 4 1 2 इसको ऐसे बना लो और 7 2 1 डियर स्टूडेंट्स इसको ऐसे बना लो। अभी मैंने क्या किया, हमारे सामने एक जो डिटर्मिनेंट हमने ली थी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल रहा था कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है। अब हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट की जो पंक्ति थी उसको स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परस्पर विनिमय कर दिया, उनको परस्पर परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमें नया डिटर्मिनेंट मिला बी। तो डियर स्टूडेंट्स रूल ये कहता है कि इस बी का डिटर्मिनेंट भी डेल्टा के ही बराबर होगा, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ये पहली प्रॉपर्टी है, आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स कि यदि हम किसी डिटर्मिनेंट किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परस्पर परिवर्तित कर देते हैं, उसका विनिमय कर देते हैं, तो सारणी का मान नहीं बदलता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, जो वैल्यू उसकी रहती है वही रहती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगला है यदि किसी सारणी की किन्हीं दो संगत पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, मतलब पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर दिया, माने R1 की जगह पे R2 कर दिया जाए, R2 की जगह पे R1 कर दिया जाए। इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स जो सारणिक होता है उसका मान तो नहीं बदलता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। मींस अगर उसकी वैल्यू प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगी। क्या समझे आप लोग, प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणी की किन्हीं दो संगत पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, उनको आपस में बदल दिया जाए, तो सारणी का मान तो नहीं बदलता है लेकिन सारणी का चिन्ह बदल जाता है। मींस अगर उसकी वैल्यू 20 रही होगी तो आफ्टर दिस उसकी वैल्यू -20 हो जाएगी, अगर उसकी वैल्यू -40 रही होगी तो ऐसा करने के बाद उसकी वैल्यू +40 हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें, आइए समझाते हैं। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, जो हमारा सारणिक होता है, उसमें जो पंक्ति और स्तंभ होते हैं, उसमें आपको बताया गया था डियर स्टूडेंट्स की जो पंक्ति है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और उस रो को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे हम फर्स्ट रो की बात करें तो उसको हम R1 से दिखाते हैं, सेकेंड रो की बात करें तो R2 से, थर्ड रो की बात करें तो R3 से, ऐसा हमने आपको बताया था। और अगर डियर स्टूडेंट्स हम स्तंभ की बात करते हैं तो स्तंभ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉलम कहते हैं। और मैंने बोला था इसको C से दिखाते हैं, अगर पहले कॉलम की कहेंगे तो इसको C2, दूसरे में ऐसे ना C1 C2 C3 एंड डॉट 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 से इसको डिनोट करते हैं। तो ये नोटेशंस बहुत ही अधिक रूप में अब यहाँ पर यूज होने वाले हैं, समझ से चलिएगा, बोर मत होइएगा। जितनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं सभी की सभी प्रॉपर्टी को नोट डाउन जरूर से जरूर करिएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी समझाते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स A इक्वल टू हमको डिटरमिनेंट दिया गया 1 2 3 दे दिया गया, 4 5 6 दे दिया गया, 7 8 9 दे दिया गया। समझ आ रही है बातें। अब सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं। सपोज हमको K मिल रहा है, या कुछ भी लिख सकते हैं कि एक कांस्टेंट है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। सपोज कर लेते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमें कितनी मिल रही है, K मिल रही है, ओके ना। अब जब ये K मिल रही है, अब मान लो इसके R1 को चेंज कर दिया जाए R2 में, ये ऐसे साइन लगा देंगे। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स R1 चेंज इनटू R2 एंड R2 चेंज इनटू R1। R1 की जगह पे R2 हो जा रहा है, R2 की जगह पे R1 हो रहा है। तो मेरा ये चीज जो है वो चेंज होगा, और सर चेंज होके क्या बन जाएगा, देखो R1 ये है ना, ये R1 है, ये R2 है, तो 2 5 8 यहां हो जाएगा और 1 4 7 यहां हो जाएगा,
और 369 डियर स्टूडेंट्स यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब सपोज कर लीजिए ये हमारा जो नया डिटर्मिनेंट बना ये b हो गया। अब रूल कहता है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स ये जो होगी वो माइनस के क्या होगी, बराबर होगी। आपने देखा क्या चेंजिंग हुई इसमें, जब हमने R1 को R2 से चेंज कर दिया, उसमें आपस में परिवर्तन कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नहीं बदली, बस उसका चिन्ह वहां पर क्या हो गया है, बदल गया है। यही प्रोसेस तब भी होगी जब R2 को R3 से चेंज करोगे। किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में जब परिवर्तित कर दोगे तो उस सारणी का मान तो नहीं बदलेगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सारणी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, मींस उसका साइन चेंज हो जाएगा। यही काम हम लोग कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। अगर कॉलम अर्थात स्तंभ के साथ ये कार्य करते हैं तब भी रिजल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर हम लोग किसी सारणी की किसी एक पंक्ति को किसी अचर राशि से गुणा करके अगली संगत पंक्ति में उसको जोड़ या घटा देते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या समझे डियर स्टूडेंट्स, सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या आपके पास बुक होगी उसमें सारणी के गुण लिखे होंगे, मैं उनको सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नोट्स डियर स्टूडेंट्स बनाना मस्ट होता है, नोट्स सभी लोग जरूर से जरूर बनाया करिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ऐसे लिख लेते हैं इसको A1 A2, ठीक है, A3 है, उसके बाद B1 B2 और B3 है, साथ ही साथ C1 C2 और क्या C3 है, डिटर्मिनेंट है बच्चों। अब रूल ये कहता है कि अगर इस डिटर्मिनेंट की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को किसी अचर से, किसी संख्या से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी वाली पंक्ति में जोड़ या घटा दे, उसका मान नहीं बदलेगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने R1 को चेंज किया, लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स R1 चेंज इनटू R1 प्लस के R2 या लेमडा R2 हमने लिख दिया सपोज। इसका मतलब यह कि R1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, R1 की जगह पे लिखा जाएगा R1 में जोड़ा जाएगा R2 में लेमडा से गुणा करके। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा इस सिचुएशन में, हमारा रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर A1 A2 A3, ध्यान दीजिएगा A1 A2 और A3। यहां पर ये चीज मिलना चाहिए था लेकिन ये मिलेगा नहीं, R1 चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से क्या कहा है यहां, R1 चेंज हो रहा है किसमें, R1 प्लस माने A1 और प्लस लेमडा R2 में देखो ये R2 है ना, लेमडा से गुणा कर दो, लेमडा B1 होगा, A2 प्लस लेमडा B2 होगा, A3 प्लस लेमडा B3 होगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, B1 B2 और B3 होगा, C1 C2 और डियर स्टूडेंट्स क्या होगा C3। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ऐसा हम लोग स्तंभ में भी कर सकते हैं और पंक्ति में भी कर सकते हैं, माने किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के, इसको देखो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान उतना ही रहेगा। तो ऐसा काम हम पंक्ति में भी कर सकते हैं और स्तंभ में भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा डियर स्टूडेंट्स ये यूज होती है। तो ये आप लोगों ने देख लिया 3 प्रॉपर्टी। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 अब आप लोग देखिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों के सिलेबस में ये दी गई है कि यदि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किसी अचर से गुणा कर दिया जाए, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उस पूरे के पूरे सारणी में उस कांस्टेंट से, उस अचर राशि से गुणा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे A इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया गया 1 2 3 दे दिया गया, 4 5 6 1 2 1 दे दिया गया, सही है। बार बार हम डिटर्मिनेंट की जगह पे मैट्रिक्स बना देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा ये डिटर्मिनेंट है। अब सपोज कर लो डियर स्टूडेंट्स कि हमें क्या करना है, इसको 2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा करने के लिए इस 2 से चाहे इसकी पहली पंक्ति में गुणा कर दो, चाहे दूसरे में कर दो, चाहे तीसरे में कर दो, तीनों में नहीं किया जाएगा, केवल एक में, चाहे पहली पंक्ति में, चाहे दूसरी पंक्ति में, चाहे तीसरी पंक्ति में, या पहले स्तंभ में या दूसरे स्तंभ में या तीसरे स्तंभ में, किसी में भी कर दो। समझ में आ रही बात है ना, किसी एक में कर दोगे तो उस मान से उस सारणी में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें कर दिया 2 से, तो 2 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ 2 हो गया,
2 5 2 3 6 1, बस इससे साड़ी के मान में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसका प्रोडक्ट आ गया। किसी का मन किया नहीं सर हम ऐसे करेंगे, पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, कोई बात नहीं, पहले स्तंभ में गुणा कर दीजिए। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 5 6 1 2 1, बस काम खत्म। समझ आई बात? तो अगर हमें किसी सारणी को किसी संख्या से गुणा करना होगा तो हम उस संख्या से उस सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को गुणा कर देते हैं, तो सारणी के मान में उस संख्या से डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इसी की हेल्प से एक नया रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब यह है कि जब डियर स्टूडेंट्स किसी सारणी के मान में, समझ रहे हो आप लोग या नहीं, खूब ध्यान से सुनते रहिए मस्त तरीके से। लाइव चैट में चैटिंग नहीं, केवल प्रेजेंट लिखना है, लाइव चैट को ऑफ कर देना है। कोई क्या कह रहा है यार, इग्नोर इट, कंसंट्रेट ऑन योर लेक्चर। केवल कई सारे बच्चे हमसे लगातार बोलते हैं कि सर कुछ लोग फालतू बात करें, उनको करने दो यार ना, आप केवल प्रेजेंट करो, आपका काम खत्म। अगर आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं होगे तो किससे बात करेगा वो, उसको भूखने दो ऐसे पागल की तरह। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वैसे मैं देखता हूं तो तुरंत ब्लॉक कर देता हूं ऐसे लोगों को, क्या करूं, मजबूरी है मेरी ना। बात समझ में आ रही है? इसलिए डियर स्टूडेंट्स सभी लोग लाइव चैट में केवल प्रेजेंट लिखेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी आप लोगों ने लिखा तो ये ठीक नहीं होगा, मैं निश्चित ही ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको मैनर सिखा सकें। आपको मैनर खुद आना चाहिए। मैंने कई बार कहा है, ऑलवेज रिमेंबर डीडी फार्मूला, डेडिकेशन प्लस डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है, अनुशासनहीन हो, तो आपकी अपनी इस फैमिली में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अनुशासित व्यस्त स्टूडेंट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। स्वानुशासित रहिए, किसी प्रकार की फालतू बातचीत ना करिए। जो बच्चे इसके बावजूद भी फालतू बातचीत करते हैं, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने सभी के सभी डियर स्टूडेंट से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने दें। ऐसा हम लोग बिहेव करें कि हम लोग उनको देख नहीं रहे हैं, हम उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, उनको इग्नोर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट से बात ही मत करिए। जैसे कहते हैं ना, हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, सेम सिचुएशन वैसे ही आप लोग रखिए। समझ गई बात ना हमारी? तो इस चीज को ध्यान रखें डियर स्टूडेंट, ना हमें डिस्टर्ब करें ना खुद डिस्टर्ब हो, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, ज्यादा बेहतर होगा। अराजक तत्व हर जगह होते हैं, लेकिन उनकी हेल्प से, माने उनकी प्रॉब्लम की वजह से हम प्रॉब्लम में ना आए, ये हमारी गुणवत्ता है, ये हमारी विशेषता है। इसलिए जब आप कभी भी आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे ठोकर रास्ते में आएंगे, बहुत सारे लोग आपसे जलेंगे, बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे। तो डोंट थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट योर सक्सेस। आप सक्सेस होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसी की प्रॉपर्टी, यही विशेषता अगर हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी विशेषता का प्रयोग करके एक नई चीज हमको मिलती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दिया है, यहाँ 2 4 6 दिया है, यहाँ 1 2 1 दिया है, यहाँ 0 1 5 दिया है। तो आप देख पा रहे होगे कि इसकी पहली पंक्ति में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर किसी सारणी की किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में कोई संख्या कॉमन हो रही है तो उसको आप लोग कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जब गुणा करने के लिए वही नियम है तो कॉमन लेने के लिए वही नियम होगा। तो a बराबर पहली पंक्ति में 2 कॉमन ले लो, यहाँ 1 2 3 बचेगा, 1 2 1 बचेगा, 0 1 5 मिलेगा। समझ में आई बात है डियर स्टूडेंट्स? एकदम डाउट क्लियर हो गया कि अगर हम किसी सारणी में, इसको हम लोग अगली प्रॉपर्टी के रूप में यूज कर सकते हैं। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 डाल देता हूं। ये चीज आपको समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स, क्या गुणा करने वाला और कॉमन लेने वाला, ठीक है। आइए अगली मजेदार प्रॉपर्टी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स सारी की सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, सो आप लोग उसकी हेल्प से भी अपना काम बना सकते हैं, ठीक है ना। कहीं और से मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी बुक में जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उन सभी की सभी प्रॉपर्टीज को मैं आपको समझा रहा हूं, और जबरदस्त तरीके से हम लोग देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज समझते रहिएगा। 5 प्रॉपर्टी दिए स्टूडेंट्स मैंने आपको यहां पर बताया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा आप लोग, जो कि और ज्यादा जबरदस्त है, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 नोट जरूर करिएगा सभी लोग। प्रॉपर्टी नंबर 6 दिए स्टूडेंट देखिए क्या है। कहते हैं यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हों, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति के समस्त अवयव, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ एनी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अगर हमें
ऐसा कोई डिटर्मिनेंट दिया गया हो जिसकी किसी एक रो या किसी एक पंक्ति, मिनिमम 2 होंगे तब भी तो और ज़्यादा 0 हो जाएगा ना, उसकी सारी वैल्यू क्या हो, 0 हो, सारे एलिमेंट 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझिए कैसे, जैसे a इक्वल टू हमने लिख दिया ऐसे 0 0 0 1 2 3 4 5 6, बिना सोचे समझे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, इसी के सापेक्ष जब प्रसार कर दोगे तो सब जगह 0 आ जाएगा ना। तो ऐसे जान लीजिएगा कि अगर किसी सारणी की किसी एक पंक्ति कोई भी हो, हमने तो यहाँ पे पहली लिखी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, जैसे 1 2 5 0 0 0 1 9 1 9 2 लिख दिए, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट की जो सेकंड रो है, जो इसकी सेकंड रो है, जिसकी जो द्वितीय पंक्ति है उसका मान 0 है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सॉल्व करते समय हम यहाँ बोल देंगे नॉर्मली, आप कहोगे सिंस R2 इज इक्वल टू 0, चूंकि दूसरी पंक्ति का मान 0 है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन कॉलम के लिए भी एक्सपेक्टेड है। अगर किसी एक कॉलम के सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, इन दैट केस उस सिचुएशन में भी आप कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0 है। क्लियर हो गई बातें, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के समस्त अवयव सारे एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, तो उस सारणी का मान भी शून्य हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, सही है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, कहते हैं यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के मान आपस में बराबर हों तो उस सारणी का मान भी शून्य हो जाता है। कैसे सर, जैसे a इक्वल टू हमने लिख लिया 1 2 3 1 1 5, यहाँ फिर लिख दिया 1 2 3, इसका मान डियर स्टूडेंट्स हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो 0 होगा। क्यों सर, क्योंकि C1 और C3 का मान क्या है, आपस में बराबर है। कोई भी दो पंक्ति, जैसे और कोई लिख लीजिए एग्जांपल, a इक्वल टू लिख दिए 5 2 5 1 2 3 5 2 5, यहाँ पर आप देखो R1 और R3 का मान बराबर है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। कोई जरूरी नहीं है कि R1 और R3 ही बराबर हो, कोई भी दो पंक्ति आपस में अगर बराबर हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तो इन दैट केस उस डिटर्मिनेंट, उस सारणी का मान हमेशा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें ना, ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 7। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होंगे तो उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी दिए गए सारणी की किन्हीं दो पंक्ति और किन्हीं दो स्तंभ के मान बराबर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी उस सारणी का मान क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाता है। अगला समझिएगा आप लोग, अगला क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अगला प्रॉपर्टी नंबर 7 हम देखते हैं आपकी बुक में क्या दी गई है। 7 तो हो गया ना, 7 8 है आपकी बात डियर स्टूडेंट्स, 8 है हमारा। लिखा गया किसी सारणी के पंक्ति या अवयव की किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयव से जोड़ने पर इसका मान 0 हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है, शाखंड से गुणा करोगे तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 आप मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। 8 तक हो गया है हमारा, नहीं 7 हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखिएगा। सारणी में किसी पंक्ति के अवयव की गुणा की दूसरी पंक्ति के संगत अवयव के सहखंड करके जोड़ने पर इसका मान 0 हो जाता है। मतलब कोई सारणी होगा ना, उसके किसी अवयव में उसके बगल वाले के सहखंड निकालना, प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, प्रीवियस लेक्चर में, उसके सहखंडों को निकाल करके जोड़ोगे उसके साथ तो उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और आपको यहाँ पर मेन रूप से डियर स्टूडेंट्स जाननी है, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर बता दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम अब यहाँ पर होगी नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी और है। अगली प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया है, प्रॉपर्टी नंबर 9 तो 8 आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे जैसे मैंने बोला इसको नोट कर लीजिए। बाकी जब हम लोग यूज करेंगे तो मेन प्रॉपर्टी यही है जिनका हम लोग यूज करेंगे। प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरीके से डिटर्मिनेंट है, यहाँ A1 + A2 लिखा है, यहाँ B1 + B2 लिखा है, प्लस C1 + C2 लिखा है,
यहाँ पर मान लो ABC लिखा है, ठीक है, यहाँ DEF लिखा है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो पहला कॉलम है, जो हमारा पहला स्तंभ है, ये दो राशियों के योग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस केस में इस सारणी को इस दो अलग अलग रूपों में तोड़ सकते हैं, माने A1 B1 C1 और ABC और DEF प्लस ये देखिए A2 B2 C2 और ABC और DEF। माने अगर किसी भी सारणी का कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति दो अवयवों के योग के रूप में अर्थात उनके सम के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इन दैट केस हम उस सारणी को उन दोनों अवयवों के क्रम में दो अलग अलग सारणी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ डिटर्मिनेंट अर्थात सारणी के जिन सभी के सभी बेसिक प्रॉपर्टीज का हमने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि डियर स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्या इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट, जो भी चीजें आपको समझाई हैं आशा करते हैं सब लोग आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखी हैं, ये जो प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग किस तरह से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाती है। तो वहां पर हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हम लोगों को किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वो सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो या थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो, तो उसका हमें एक्सपेंशन करना होता है, उसका हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना होता है, प्रसार करना होता है। और प्रसार करके किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये समझेंगे कि जो हमने गुण सीखा है, जो हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज सीखी हैं, किसकी प्रॉपर्टीज सीखी हैं सर, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखी हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉपर्टीज का जब यूज करते हैं, इन दैट केस हम लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन नहीं करते हैं, डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट प्रसार नहीं करते हैं। तो सर हम लोग कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट प्रसार किए बिना पहले हम लोग डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज का, उसके मुख्य गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए डिटर्मिनेंट की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ज्यादा से ज्यादा शून्य लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग उसकी किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों को शून्य कर लेते हैं, करने में सफल होते हैं, तो आपको पता है किसी सारणी के अगर किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है, हमें उसका प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या डियर स्टूडेंट्स, अगर हो सकता है तो हम लोग सारणी की किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के मान आपस में बराबर करने का प्रयास करते हैं। अगर वो मान आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। सो ऐसी चीजें धीरे धीरे हम लोग ध्यान रखते हुए तब हम लोग सारणी का मान ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं आपको प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई होंगी, कैसे यूज करना है भी समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं डियर स्टूडेंट्स, उन सभी की सभी प्रॉपर्टीज को नोट्स में नोट करिए, नोट करके उनको एक बार मनन चिंतन करके ध्यान में रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बिहाफ पर आपको जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसकी हेल्प से आपकी ये जो है सारणी जो डिटर्मिनेंट है वो अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट जैसे दिखाते हैं वैसे दिखाते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।